नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम अर्थात संसदीय व्यवस्था। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में किस तरह के संबंध होते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उसके आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया जाता है। और इस संबंध के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो दो तरह की सरकारें होती हैं। एक होती है संसदात्मक या संसदीय सरकार कहते हैं, और दूसरी होती है अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक सरकार होती है। अर्थात यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में संबंध पाया जाता है तो वो कहलाती है संसदीय सरकार, और यदि इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है तो वो कहलाती है अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार को हम और भी नामों से संबोधित करते हैं, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, प्रधानमंत्रीय सरकार, इस तरह के नाम भी इसको संबोधित करते हैं। इसी तरह अध्यक्षीय सरकार को हम अध्यक्षात्मक सरकार, अनुत्तरदायी सरकार, राष्ट्रपति सरकार या शासन व्यवस्था या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहते हैं। अर्थात अगर अपन ये कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार होती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन होता है। संसदीय शासन व्यवस्था को अगर अपन देखते हैं तो ब्रिटेन है, जापान है, कनाडा है, और हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात प्रधानमंत्रीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी तरफ अगर अपन अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो अमेरिका है, ब्राजील है, श्रीलंका है, रूस है, इनमें वहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था या राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। हमारे यहाँ पे संविधान केंद्र और राज्य दोनों में ही संसदीय शासन या सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 163 अर्थात 163 और 164 164 राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। अर्थात हमारे यहाँ पे संविधान के माध्यम से ही सरकार का स्वरूप संसदीय चुना गया है, निर्धारित किया गया है। इस टॉपिक को अपन 3 पार्ट में हम यहाँ डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं और वो कौन कौन सी विशेषताएं हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। और दूसरे टॉपिक में अपन इसका मूल्यांकन करेंगे, जिसका 2 पार्ट करेंगे। एक में संसदीय शासन व्यवस्था के गुण देखेंगे और दूसरे में उसके अवगुण देखेंगे, और फिर उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं इसकी मुख्य रूप से होती हैं, और वो ऐसी विशेषताएं अपन यहाँ ले रहे हैं जो हमारे यहाँ पर पाई जाती है। यह अपन यूं कहें कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे एक एक चलते हैं। पहली विशेषता है नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। अर्थात जहां भी संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां 2 ही कार्यपालिका होती है। 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की होती है और एक वास्तविक होती है। तो हमारे यहाँ पे भी 2 ही कार्यपालिका है। राष्ट्रपति जो है वो हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष है, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हमारे वास्तविक कार्यपालिका होती है। हमने पहले भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समय इस चीज को डिस्कस किया था कि संविधान के माध्यम से सारी शक्तियां हमारे राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति उनका व्यवहार में इस्तेमाल नहीं करता है, और व्यवहार में इस्तेमाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद करती है। इस तरह हमारे यहाँ पे 2 ही कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की और वास्तविक, जो कि संसदीय शासन व्यवस्था का मोटा लक्षण होता है और हमारे यहाँ मौजूद है। दूसरा आता है बहुमत दल का शासन। इसका मतलब ये होता है कि जिस पार्टी को अर्थात जिस राजनीतिक दल को संसद में बहुमत मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। हमारे यहाँ पे भी ये प्रावधान है कि लोकसभा में जो पार्टी जीत कर जाती है, जो विजयी होती है, और उसका जो नेता होता है उसको तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और बाकी सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार मंत्री पद उनको दिए जाते हैं और राष्ट्रपति उनकी नियुक्त करता है। तो जो पार्टी जीत कर जाएगी उसी की सरकार बनेगी। तो बहुमत दल का शासन यहाँ पर पाया जाता है। फिर होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। ये भी संसदीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है कि जो सरकार होती है, जो मंत्री परिषद होती है, वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अर्थात मंत्री एक टीम के रूप में काम करते हैं, एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं।
संसद के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं और संसद इन्हें प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रश्नकाल, चर्चा करके, निंदा प्रस्ताव और लास्ट में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी इन्हें हटा सकती है, वो इन्हें कंट्रोल करती है। तो मंत्री या सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इसीलिए इस शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये भी हमारे है, एक मंत्री की गलती से अगर गवर्नमेंट गिरती है तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद या सरकार गिर जाती है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। अर्थात एक कहावत भी है कि सारे मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी हमारे यहाँ पर पाया जाता है। फिर होता है दोहरी उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता, अर्थात जो मंत्री होते हैं वो दो सदस्यता लिए हुए होते हैं, एक संसद की और एक कार्यपालिका मंत्री परिषद की। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में ये प्रावधान है कि जो कार्यपालिका होगी वो व्यवस्थापिका में से ही बनती है, तो जो मंत्री परिषद है वो संसद में से ही बनाई जाती है और मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। यदि मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो अगर उसको मंत्री बना भी दिया जाता है तो हमारे यहाँ प्रावधान है कि 6 महीने के अंतर्गत उसको संसद की सदस्यता लेनी होती है। अर्थात मंत्री परिषद की सदस्यता के लिए संसद की सदस्यता होना जरूरी है। इस तरह दोहरी सदस्यता इनकी पाई जाती है और बिना संसद सदस्य होते हुए हम इसको सरकार में या मंत्री पद ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते या नहीं दिए जा सकते, केवल 6 महीने के लिए वो रह सकता है, तो दोहरी सदस्यता भी पाई जाती है। एक है राजनीतिक एक रूपता। इसका मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट बनती है तो जो पार्टी जीत कर जाती है सारी सरकार या मंत्री उसी दल में से लिए जाते हैं। ये भी संसदीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है या एग्जाम्पल है यहाँ पर, या एक विशेषता है कि राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है, राजनीतिक एक रूपता पाई जाती है। मंत्री सारे या गवर्नमेंट सारी उसी की सरकार में से, उसी पार्टी में से बनाए जाएंगे। यदि गठबंधन सरकार है तो भी वो पहले तय करते हैं और वो उसमें शामिल होते हैं, उस राजनीतिक दल में गठबंधन करते हैं, समझौता करते हैं, तो उसके पश्चात ही उन्हें लिया जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था या अमेरिका जैसी शासन व्यवस्था में ये होता है कि मंत्री पद राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो विपक्षी पार्टी के सदस्य को या किसी भी दल के सदस्य को दिया जा सकता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में एक ही पार्टी या जो विजयी पार्टी है जो सत्ता संभालती है उसी में से मंत्री पद दिए जाएंगे, तो राजनीतिक सजातीयता भी पाई जाती है। फिर आता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय शासन व्यवस्था में जो है सरकार जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। प्रधानमंत्री की लीडरशिप होती है और प्रधानमंत्री 3 चीजों का अध्यक्ष होता है। वो मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष होता है, वो संसद में भी अपने अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, और सत्तारूढ़ पार्टी का भी प्रमुख होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति जब मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही करता है। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करता है, प्रधानमंत्री मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के कार्यों में हेरफेर कर सकता है, अर्थात मंत्रियों में संशोधन मंत्रिमंडल में या परिवर्तन कर सकता है, और वो चाहे तो लास्ट में स्वयं त्याग पत्र देकर मंत्री परिषद को हटा भी सकता है या समय से पहले गवर्नमेंट गिरा भी सकता है। इसी तरह वो संसद में भी प्रमुख नेता होता है और संसद की कार्य संचालन में उसकी अहम भूमिका होती है। वो मंत्री परिषद से परामर्श करके संसद के कब अधिवेशन बुलाना है, कब स्थगित करना है, ये सब डिसाइड करके राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसके अधिवेशन बुलाता है। इसी तरह वो अपनी पार्टी अर्थात राजनीतिक दल का भी नेता होता है, तो दल की नीतियां, क्रियाकलाप और बैठकों में भी वो उपस्थित होता है और उसकी कार्यवाही का भी वो संचालन करता है और वहां भी उसका अहम रोल होता है। इस तरह वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये व्यवस्था कार्य करती है। फिर आता है निम्न सदन का विघटन, अर्थात लोकसभा। निम्न सदन से तात्पर्य है हमारे यहाँ पे लोकसभा से है, तो लोकसभा को समय से पहले विघटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से परामर्श करके राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं और समय से पहले राष्ट्रपति द्वारा इसका विघटन भी किया जा सकता है। तो ये भी हमारे यहाँ पे प्रावधान है और अनेक बार हमारे यहाँ पे ये विघटन समय से पहले किए गए हैं। ये सामान्यतः तब इस्तेमाल किया जाता है जब समय से पूर्व चुनाव कराना चाहता है प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट, तो ऐसी कंडीशन में वो इसको समय से पूर्व विघटन करा सकता है। या फिर अगर उसका बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से पहले ही वो इसका विघटन करा दे सकता है। तो विघटन कराने का भी एक लक्षण होता है। इसके पश्चात आता है गोपनीयता।
अर्थात मंत्री परिषद अपनी मीटिंग की कार्यवाही को गुप्त रख सकती है। मंत्री जब बनाए जाते हैं उन्हें पद के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ दिलाई जाती है और वो अपनी मंत्री परिषद के निर्णयों को तब तक प्रकट नहीं करते जब तक कि ऐसा करना आवश्यक नहीं हो जाता। तो पद के साथ साथ गोपनीयता की शपथ लेते हैं और गोपनीयता भी बनाए रखते हैं। इस तरह संसदीय शासन व्यवस्था के मोटे रूप से ये 8 लक्षण होते हैं और ये 8 के 8 लक्षण हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं। अब हम विशेषताओं के पश्चात संसदीय शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन में हम दोनों ही चीजें देखेंगे, गुण और अवगुण। अर्थात इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की में सबसे जो मेन अच्छाई क्या होती है और इसमें क्या दोष या कुछ अवगुण क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके गुण या इसकी अच्छाई। इसके गुणों की जब बात करते हैं तो मोटे रूप से 4 चीजें ऐसी होती हैं जो संसदीय शासन व्यवस्था की अच्छाइयों में गिनी जाती है और वो होती है, सबसे पहले होता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध या सामंजस्य पाया जाता है। देखिए संसदीय शासन व्यवस्था का ये लक्षण होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है, इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो सदस्य होंगे उनकी पार्टी एक ही होगी, एक ही राजनीतिक दल से वो संबंधित होते हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोनों के बीच में अगर सहयोग होता है और अगर सामंजस्य होता है तो शासन व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से संचालित होती है, मतभेद पैदा नहीं होते हैं। तो सबसे जो अच्छा गुण होता है वो यही होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों सहयोग से कार्य करती है। दूसरी इसमें ये होता है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है, अर्थात सरकार हमेशा उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। संसद सदस्य मंत्रियों को कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाकर कभी भी उनको हटा सकते हैं। इसलिए सरकार हमेशा उत्तरदायी बनी रहती है, अपनी जवाबदेही निश्चित होती है। इसी तरह होता है कि इसमें निरंकुशता पर नियंत्रण होता है। इसको मतलब ये होता है कि कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक रहती है। क्यों रहती है? देखिए इसके पीछे कारण यह है कि इसमें शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद इनमें मिलाकर निहित होती है कार्यपालिका की शक्तियां, इसलिए इसके दुरुपयोग की संभावना नहीं होती है, किसी अकेले व्यक्ति के पास नहीं होती है, इसलिए निरंकुशता पर प्रतिबंध होता है। दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियां उस राष्ट्रपति के पास होती है तो वहां निरंकुशता की संभावना रहती है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं पाई जाती है। और चौथा इसमें यह होता है कि इसमें वैकल्पिक सरकार की स्थापना आसानी से हो जाती है, अर्थात यदि गवर्नमेंट समय से पहले गिर जाती है या उसको हटा दिया जाता है तो विपक्षी पार्टी में से सरकार बनाने के ऑप्शन हमारे पास रहते हैं और वैकल्पिक सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। इस तरह ये मोटे रूप से 4 इसमें ये अच्छाइयां पाई जाती है। हालांकि इसमें भी अवगुण बताए गए हैं, या हम यूं कहें कि आलोचक इसकी भी आलोचना करते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में भी कुछ दोष या कुछ बुराइयां नजर आ रही हैं या दिखाई देती हैं या पैदा होने लग रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा इसका जो दोष है या जो अवगुण है या जो बुराई पैदा हुई है वो है अस्थिर सरकार, अर्थात सरकार की स्थिरता नहीं रहती है। इसमें क्यों नहीं रहती है? सबसे पहला कारण तो यही होता है कि सरकार तब तक रहेगी जब तक कि संसद में उसका बहुमत है। संसद या लोकसभा उसको समय से पहले अविश्वास प्रस्ताव लगाकर हटा सकती है, तो हमेशा एक अस्थिरता का डर लगा रहता है। इसी तरह अगर राजनीतिक दलों में विभाजन या बनना बिगड़ना शुरू हो जाता है या परिवर्तन आ जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। इसी तरह अगर गठबंधन सरकारें होती हैं तो कभी भी वो समर्थन वापस ले लेती हैं, तो सरकार की स्थिरता बनी रहती है, कभी भी सरकार गिरने की एक संभावना रहती है। दूसरा ये आता है कि इसमें नीतियों की अनिश्चितता होती है, अर्थात इसके अंतर्गत जो नीतियां बनाई जाएंगी वो निरंतरता उसमें हो, निश्चितता हो, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही सरकार बदल जाती है तो वो नीतियां भी बदल जाती हैं। तो लॉन्ग टाइम पर नीतियां बनाकर उनको क्रियान्वित करना कि इसमें कोई गारंटी नहीं है, अर्थात लगातार नहीं चल सकती। सरकार बदलने के साथ बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी नीतियां भी बदल जाती हैं। इसी तरह हम यहाँ कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल की निरंकुशता हो सकती है, और ये मंत्रिमंडल की निरंकुशता जब होती है जब वो पूर्ण बहुमत में होती है। अगर फुल मेजोरिटी में होती है गवर्नमेंट या पूर्ण बहुमत में होती है तो मंत्रिमंडल निरंकुश होने का डर रहता है, क्योंकि उसको उस समय कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास पूरा बहुमत होता है और वो चाहे जैसी कार्य करने की स्थिति में होती है। तो ये भी एक आलोचना की जाती है। इसी तरह ये है कि
इसमें अकुशल शासन ये भी आरोप लगाया जाता है। और ये अकुशल शासन का मतलब होता है, आलोचक ये कहते हैं कि अकुशल व्यक्तियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। और वो तर्क यहाँ पर देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, किसी भी विभाग का मंत्री बना दिया जाता है, तो इसकी वजह से ये भी एक आरोप यहाँ पर लगाया जाता है। इसी के साथ साथ एक और होता है कि ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो कि मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था, उसके अनुसार शासन के तीनों अंगों का कार्य अलग अलग है और तीनों अंग अलग अलग हैं। लेकिन इस संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का ओवरलैप हो जाता है और दोनों में एक ही पार्टी होने की वजह से संसद के कार्य कार्यपालिका करती नजर आती है और कार्यपालिका के कार्य संसद करती नजर आती है। तो ये भी एक आरोप लगाया जाता है कि शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। इस तरह इसके गुण और अवगुण भी बताए जाते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था की, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 4 मुख्य कारण थे जिनकी वजह से इस संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। पहला मुख्य कारण यही था कि ये संसदीय शासन व्यवस्था हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही थी और हम इसमें अभ्यस्त हो चुके थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि कोई नई शासन व्यवस्था अपनाएंगे और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे यहाँ सक्सेस होगी या नहीं होगी, तो जो पहले से चली आ रही शासन व्यवस्था थी उसी को हमने स्वीकार किया। तो पहला मुख्य कारण यही था कि ब्रिटेन शासनकाल में हम इसमें चली आ रही थी और इसमें हम अभ्यस्त हो चुके थे। दूसरा उनका भी प्रयास यही रहा था कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो टकराव है उसको रोकने की आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने इसको सामंजस्य वाली व्यवस्था को अपनाया। क्योंकि हमारे पास अमेरिका का एग्जाम्पल था। अमेरिका में कांग्रेस जो वहां की व्यवस्थापिका है और राष्ट्रपति वहां की कार्यपालिका है, दोनों में टकराव दिखाई दिया था। क्योंकि और वो टकराव तब होता था जब राष्ट्रपति दूसरी पार्टी का होता था और कांग्रेस में बहुमत दूसरी पार्टी का होता था। तो उस कंडीशन में दोनों में टकराव होता था और शासन व्यवस्था विकास की तरफ गतिशील नहीं हो पाती थी, कार्य संभव अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इस टकराव की बजाय हमें सामंजस्य सहयोग की आवश्यकता है और ये सहयोग संसदात्मक व्यवस्था में ही संभव था, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया। और तीसरा जो मेन कारण था इस व्यवस्था को अपनाने का, वो यह था कि हमारे शासन जो संविधान निर्माता थे वो स्थायित्व से ज्यादा उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते थे। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था होगी वहां उत्तरदायित्व पाया जाएगा और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां स्थायित्व होगा, सरकार स्थायित्व लिए हुए होगी। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उत्तरदायित्व को ज्यादा प्रायोरिटी दी। उत्तरदायित्व की व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था में ही संभव थी। और चौथा कारण मेन ये था कि हमारे जो समाज की प्रकृति थी, जो विविधता थी, जो विभिन्न तरह की विभिन्नताएं थी, उसकी वजह से संविधान निर्माताओं के मन में ये बात आई कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व संसदीय शासन व्यवस्था में आसानी से मिल जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई और इन गुणों से प्रभावित होकर उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। हालांकि अगर अपन भारतीय इतिहास पर विचार करें तो 1970 के दशक में संसदीय शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई गई और बहुत सारी लोग आगे आए और एक बात रखी जाने लगी कि संसदीय शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी भी आती है, लेकिन अब इतनी जोर शोर से नहीं है जितनी उस दशक में ये बात उठाई गई थी। उसके पश्चात 1975 में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के नाम से, और उस कमेटी ने अपनी सिफारिश दी थी और उसने ये कहा कि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है, इसे राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था में बदलना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। उसके पश्चात हमारे यहाँ पर ये बात जो थी थोड़ी शांत हो गई, लेकिन फिर भी कभी कभी ये आवाज उठाई जा रही है। लेकिन हम अंत में यही कहेंगे कि वर्षों से चली आ रही हमारी ये जो शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इस व्यवस्था में जो दोष आ गए, जो परिवर्तन आ गए हैं, उन दोषों को दूर करने, उनमें सुधार करने का हमें प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि अगर हम नई व्यवस्था अपनाएंगे तो वो नई व्यवस्था हमारे इस माहौल में सही होगी या सही साबित होगी या नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद।